So now after studying the difference between micro and macroeconomics, our next topic is central problems of an economy. अब हम क्या पढ़ेंगे? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन, वो प्रॉब्लम जो हर इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती हैं और हर इकोनॉमी उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए इकोनॉमिक स्टडीज़ करती है। लेकिन उन प्रॉब्लम्स को पढ़ने से पहले हमको रीजंस पता होना चाहिए फॉर एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम्स तो हम पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले क्लियर क्या होना चाहिए कि वाई दीज प्रॉब्लम अराइज, वाई दीज प्रॉब्लम अराइज या वाई सच सिचुएशन अराइज, वाई सच सिचुएशन अराइजेज। कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होने की सिचुएशन ही अराइज क्यों करती है, वाई दिस अराइजेज। So this we'll study first. So let me tell you, this thing we have already discussed, but now I will be discussing this in detail. कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम्स होंगे वो हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बात ये हो रही है कि कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के होने के 3 रीजंस हैं। There are 3 reasons which causes economic problems. These reasons we have already studied yesterday, day before yesterday, but still we will be discussing. First reason of economic problem is that resources are given, scarce or limited. First reason of any economic problem is resources are given, scarce और limited. ये तीनों वर्ड सेम मीनिंग रखते हैं। रिसोर्सेज आर गिवन, गिवन मीन्स व्हाट कि आपको एक मात्रा में वो मिले हैं, एक मात्रा में सप्लाई है। स्केयर्स मीन्स व्हाट, स्केयर्स मीन्स दे आर लेस एज कम्पेयर टू द वांट्स फ्रॉम देम। जितनी उनसे इच्छाएं हैं उतनी उनकी पूर्ति करने के लिए वो कम है। लिमिटेड का मतलब उनके ऊपर एक लिमिट है यूज़ का। आप रिसोर्सेज को अनलिमिटेड तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। आप इस नेचर में, आपकी सराउंडिंग में, यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल, you can take any example of any resource, whether you are taking human resource, whether you are taking material resource, whether you are taking living resources, non-living resources, any resource, that all resources are having a limit. उनके ऊपर एक लिमिट है यूसेज का, उनकी अवेलेबिलिटी डिफाइंड है। हम ये नहीं बोलते कि वो इनफाइनाइट है, नॉन डिफाइंड है, कितने भी हो सकते हैं, नो। इवन यू नो वाटर, इफ़ वी टॉक अबाउट फ्रेश वाटर, उसके भी स्टैटिस्टिक्स गिवन है कि कितना फ्रेश वाटर, कितना सलाइन वाटर अभी अपने पास अवेलेबल है। सो एवरी रिसोर्स इज गिवन, ओके। सो रिसोर्सेज गिवन है, लिमिटेड है। ये सबसे रूट प्रॉब्लम है, रूट कॉज है किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं होते, अनलिमिटेड होते, तो देयर वुड नॉट हैव बीन एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम होती नहीं। भाई रिसोर्सेज अबंडेंट होते, सभी की नीड्स के लिए पूरे होते, तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं। ठीक है। सेकेंड रीजन फॉर एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज गिवन रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। देखो अभी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास ये थी, रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्स अनलिमिटेड है ही नहीं। उसकी यूजेबिलिटी पे, उसकी सप्लाई के ऊपर एक लिमिट है, वो डिफाइंड है। अब दूसरी एक नई प्रॉब्लम क्या आ गई कि उस रिसोर्स के कई सारे मल्टीपल यूजेस हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस। कहने का मतलब कोई भी एक रिसोर्स सिर्फ एक तरीके में ही यूज़ में नहीं आता, वो एक रिसोर्स कई तरीकों से में यूज़ में आता है। लाइक मिल्क, मिल्क इज़ अ रिसोर्स, इट कैन बी यूज इन अ मल्टीपल वेज। लीव मिल्क, मनी, आप मनी से सेविंग भी कर सकते हैं, आप मनी से एक्सपेंडिचर भी कर सकते हैं, आप मनी से इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप सेविंग में आए तो आप सेव भी अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स पे कर सकते हैं। अगर आप एक्सपेंडिचर करने पे आए तो आप अलग अलग गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो एक ही गिवन रिसोर्स मनी का कितने सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। और भी हम बात करें, जैसे कि मान लो हमारे पास लैंड है, ठीक है, आई एम हैविंग 2 acres ऑफ लैंड, दिस इज अ रिसोर्स, but how to use this land, whether to have agriculture activity on it, whether to have some workshop over it, क्या मैं कोई छोटी सी फैक्ट्री खोल लूँ उस पर, क्या उस लैंड को लीज पे दे दूँ या फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटी करवाऊँ। देयर आर मैनी मल्टीपल यूजेस ऑफ दैट रिसोर्सेज। अगर
किसी भी एक रिसोर्स का सिर्फ एक ही गिवन डेफिनेट यूज़ होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। अगर मेरे को पता है कि मेरे लैंड पे सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर करनी है, पहले ट्रेडिशनली इकोनॉमीज़ में इतनी ज़्यादा पहले इकोनॉमिक्स क्यों नहीं पढ़ी जाती थी, उनको पता था सबसे ट्रेडिशनल टाइम पे सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का बेस है एग्रीकल्चर। सबसे पहले एक्चुअल में सिविलाइजेशन को सपोर्ट करने वाला है फार्मिंग, एग्रीकल्चर। तो पहले लोगों को पता था भाई लैंड है इसके ऊपर सिर्फ खेती करनी है, कोई प्रॉब्लम होती नहीं थी। आजकल इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को इतना ज़्यादा डेडिकेटली पढ़ा जाता है, जुडिशियसली पढ़ा जाता है, और इसमें इतनी सारी चीज़ें क्यों? क्योंकि हमने आज की डेट पे उन्हीं रिसोर्सेज के मल्टीपल यूजेस को आइडेंटिफाई कर दिया। अगर मनी का एक ही काम होता है कि भाई मेरे पास पैसे हैं 100 रुपये और इससे सिर्फ मेरे को पता है कि एक गेहूँ खरीद के लेके आना है, क्योंकि ना ही और कोई कमोडिटी बिक रही है, ना ही मेरे पास कोई बैंकिंग सिस्टम है, सेव करने का कोई ऑप्शन नहीं है। 100 रुपये का यूज़ क्या है, 100 रुपये का यूज़ है कि भाई 4-5 किलो गेहूँ खरीद लो। अगर ऐसा होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। अगर हमको पता होता कि इस रिसोर्स को सिर्फ इसी तरीके से यूज़ करना है तो प्रॉब्लम ही नहीं होती। लाइक वेन एवर योर पेरेंट्स हैव टू सबमिट द फीस, उनको पता उनकी सैलरी या उनके अर्निंग में से इतना पोर्शन आपकी फीस पे जाना है, तो उस पोर्शन के ऊपर खर्च करने के लिए उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। उनको पता है कि उसका डिफाइंड यूज़ क्या है कि उनकी फ़ीस पे करना। लेकिन जब उनके पास मान लो कोई अमाउंट आता है, कोई इन्वेस्टमेंट से अमाउंट आया है, या फिर मान लो किसी भी तरीके से कोई अमाउंट मिला है, उनके पास 1 लाख रुपए, तब उनके ऊपर क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, यार अब इसका क्या करें, इसको किस तरीके से यूज़ करें, इसको सेव करें तो किस तरीके से डिपॉजिट बनाए, फिक्स डिपॉजिट बनाए, आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, सेविंग्स डिपॉजिट, या फिर दूसरी तरफ हम इसको इन्वेस्ट करें तो कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, कहाँ पे, म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में, या फिर क्रिप्टो करेंसी में, प्रॉपर्टी में, कहाँ पे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो ये पॉइंट ये कहता है कि अगर रिसोर्सेज का सिर्फ एक यूज़ होता तो भी प्रॉब्लम्स थोड़ी मिनिमाइज होती, बट उन्हीं रिसोर्सेज के कई सारे यूजेस हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स कम नहीं बढ़ जाती है। तीसरा और बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इज दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमंस की टेंडेंसी है कि दे डोंट स्ट्रेस ऑन देयर नीड्स, इंस्टेड दे स्ट्रेस ऑन देयर वांट्स। वो अपनी नीड्स की जगह वांट्स में ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं। एंड आई होप द मीनिंग ऑफ नीड्स एंड द डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स इट इज़ क्लियर टू यू। नीड्स होती है हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट विच कैन सस्टेन आर लाइफ, जो हमारी लाइफ को सस्टेन कर रही है, चलाने में, सर्वाइवल के लिए हेल्प करती है। बट वांट्स हमारी क्या है, हमारी इच्छाएं हैं, हमारे कुछ हम बोल सकते हैं सुपीरियर कमोडिटीज़, सुपीरियर गुड सर्विस यूज़ करने की इच्छाएं जो कि एडिशनल टू आर नीड्स हैं। ठीक है, नीड्स तो हमारी बेसिक सर्विसेज से भी पूरी हो रही है, बट हमारी कुछ इच्छाएं, हमारी टेंडेंसी है कि जब एक तरह की नीड पूरी हो जाती है तो वो हमको और मोटिवेट नहीं करती। Like everybody is able enough, all of us are able enough to have 2 meals a day. ठीक है, that too we are able to have vegetables, we are able to have wheat flour, we are able to have milk, we are able to have pulses, okay, fruits, but then too इच्छाएं दबती नहीं है, बढ़ती हैं, है ना। एक सिर्फ रोटी खा खा के आदमी बोर हो चुका है, कभी मन करता है पिज़्ज़ा, बर्गर और चीज़ें खाने का। बहुत ही रेयरली आपको लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि हम तो सिर्फ 2 रोटी से ही सेटिस्फाइड हैं और हम इसी से वो भी वो लोग होते हैं जो अपने पूरे जीवन काल में सब चीज़ों को कंज्यूम करके, कहा था ना 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो वो वाली बात हो जाती है वो कि वहाँ पे ह्यूमन वांट्स जब अराइज करती हैं तो उनकी टेंडेंसी ये होती है कि सबसे पहले वो अपनी नीड्स को पूरा करके वर्टिकली अपवर्ड शिफ्ट होने लगती है। जैसे हमारी नीड्स पूरी हो गई, लोअर लेवल नीड्स पूरी हो गई, बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई, तो नाउ वी गेट शिफ्टेड टू अ हायर लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट। जब रोटी मिलने लग गई तो हमारी डिमांड और बढ़ गई, हमारी इच्छाएं बढ़ गई कि अब कुछ और अच्छा पकवान होना चाहिए। लाइक सपोज बाईसाइकिल मिल जाती है एक छोटे बच्चे को, फिर उसकी नीड क्या होती है, पूरी हो जाती है कि भाई चल साइकिल से भी काम तो चल रहा है, 2 जगह का रास्ता नाप पा रहे हैं। लेकिन नाउ wants they arise, now he needs scooty, bicycle after 2-3 years, then he need a car when he starts working. Those wants, they never end, and because of this reason only economic problems arise. Even Gandhiji also once said there is enough for everybody's need but not for everybody's greed. It means in nature, हमारे नेचर में, हमारे एनवायरनमेंट में सभी की नीड्स पूरी करने के लिए रिसोर्सेज हैं, बट प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन वी स्ट्राइव टू कम्प्लिश आर वांट्स नॉट आर नीड्स। अगर हम सभी अपनी नीड्स पे स्टिक हो जाएं तो वी विल बी वेरी हैप्पी एंड एवरीबडी वुड बी वेरी हैप्पी, बट व्हेन वी
work hard, or we can say when we struggle, when we run behind fulfilling our wants, then it creates problem. क्योंकि उन wants को पूरा करने के लिए, उन अनलिमिटेड wants को पूरा करने के लिए हमको रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइटेशन करने में क्या आता है, मज़ा आता है. उन रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन होने लग जाता है जो पहले से ही क्या है, लिमिटेड, जिनके कई सारे यूजेस हैं. और जब हम उनका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं तो वो अपने हर यूज़ पे इतनी एफिशिएंटली नहीं लग पाते, जिसकी वजह से कई सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती हैं. सो ये तीन रीजंस हैं जो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को बर्थ देते हैं, और इन रीजंस में सबसे ज़्यादा रूट कॉज ये है. और एक और क्वेश्चन था कि वाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिकॉज गिवन या लिमिटेड रिसोर्सेज को अलग अलग ऑल्टरनेटिव में से कुछ में या किसी एक में ही लगाया जा सकता है. आप गिवन रिसोर्सेज को हर ऑल्टरनेटिव में नहीं लगा सकते. लाइक इफ़ यू आर अ पर्सन, आपके पास भी अभी ऑल्टरनेटिव है, यू कैन चूज़ साइंस स्ट्रीम, यू कैन चूज़ कॉमर्स स्ट्रीम, यू कैन चूज़ ह्यूमैनिटीज़. आप तीनों को एक साथ नहीं पढ़ सकते. यू आर अ गिवन रिसोर्स, ऑल्टरनेटिव कई सारे हैं, लेकिन आप उनमें से किसी एक के ऊपर ही डल सकते हैं. ठीक है, तो एक्चुअल में रिसोर्सेज गिवन होना रूट कारण है, लेकिन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इसलिए है क्योंकि उन्हें गिवन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव्स हैं, एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव विल मेक यू सक्सेसफुल, विल गिव एन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ दैट रिसोर्सेज. So this was the first topic, the reasons of central economic problems.